ओके गाइस, यूपी पीएससी आरओ एआरओ एपीएस और पीसीएस के बैच में आपका स्वागत है। ये इकोनॉमी का पहला लेक्चर है जहां पर मैं आपको इंटायर इकोनॉमी 40 लेक्चरों में कंप्लीट करूंगा। इसमें मैं आपको टोटल कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमी का है वो दूंगा और आपको नियर अबाउट 1250 के आसपास आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस कोर्स पे हम चलें, मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो इसके एमसीक्यू ही अपने आप में कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। जैसे कि ये पहला चैप्टर है, ये आपको जो मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक संरचना की, ठीक है, ये आपको पहला चैप्टर। लेकिन इसके कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो आपको जब तक उसके कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तो आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो जैसा जो होगा, चूंकि आपका एग्जाम सर पर है, तो जो मुझे लगता है कि नहीं ये चैप्टर आप विद एमसीक्यू ही क्लियर कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू पे आपकी पकड़ है तो इसका कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आपको जाएगा नहीं। तो वो चैप्टर मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन वो चैप्टर जहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत आवश्यक है, बिना कॉन्सेप्ट के आप एमसीक्यू नहीं कर सकते, तो पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ये। तो मैं ट्राई करूंगा कि इंटायर वीडियो जो भी आपको लेक्चर 40 के 40 जाएंगे, ये हार्डली 25 से 30 मिनट के आसपास हो। एक्सेप्शनल केस में कभी कभी डिलीवरी करते वक्त, कभी कभी कुछ समझाते वक्त 2 4 5 मिनट आगे पीछे जा सकता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें देखना चाहते हैं वो आपके ऑलरेडी थंबनेल पे लगा पड़ा है। आपको जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो सबसे पहला आपके दिमाग में प्रश्न ये आता है कि भाई साहब अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र आपको क्या है? एक ये सामाजिक विज्ञान है, ये एक समाज के बारे में बताता है। क्योंकि आप इकोनॉमी कैसे डिसाइड करता है, आपको इकोनॉमी ये बोलता है कि आप समाज में दो चीज़ों का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक तो वस्तु को आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं ना, टच कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज मार्कर, सपोज क्या ये मार्कर ही है, इसको मैं टच कर सकता हूं, बट आप मुझको टच कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जिसको आप टच कर सकते हैं वो वस्तु होता है, और जिसको टच नहीं कर सकते वो क्या होता है, आपको सेवा होता है ना, जिसको टच नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी क्या बोलता है कि आप पूरे जीवन भर जब तक आप जीवन जीते हैं, या तो आप वस्तु का इस्तेमाल करते हैं या आप सेवा का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये किस में करेंगे आप? भौतिकवादिता वाले दुनिया में करेंगे ना, इसी समाज में करेंगे। इट मीन्स कि एक सामाजिक विज्ञान है, कोई भी व्यक्ति किस तरीके से वस्तुओं का उपयोग करता है, खपत करता है, निवेश करता है, उसके बारे में ये अध्ययन आपको बताता है। ठीक है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आपको ये क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5 आम हैं और आपके फैमिली में 5 सदस्य हैं तो उसका उत्पादन करना, उसको बांटना इजी होगा, क्योंकि आपको 5 लोगों को बांटना। लेकिन आपको 140 करोड़ लोगों को आम बांटना है, तो उसका उत्पादन कैसे होगा? वस्तु और सेवाओं का वितरण, मतलब बांटा कैसे जाएगा? वो आम की खपत कैसे होगी? ऐसा ना हो कि आम अभी खाना है, 2 महीने बाद जाएगा, तब तक वो सड़ चुका रहेगा। ठीक है। और निवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आपको क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, खपत और निवेश का अध्ययन करते हैं, है ना। और ये एक सामाजिक विज्ञान है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि वस्तु को हम स्पर्श नहीं, वस्तु को हम स्पर्श कर सकते हैं, जबकि सेवा को हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, सेवा को स्पर्श नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सबसे पहला जो प्रश्न है, जो अर्थशास्त्र ये क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न कि जो अर्थशास्त्र है, जब पहली बार देखिए कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते तो आइए बोला जाता है कि भाई ये क्या है और इस शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है। तो उसी फॉर्मेट में मैंने अगला प्रश्न लिया है कि जो आपको अर्थशास्त्र है ये यूनानी भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है घरेलू प्रबंध। तो आप सबसे पहले घर के गार्जियन, तो घर के गार्जियन के तौर पे ही आपके घर में किसको किसको क्या क्या सर्विसेज चाहिए, किसका सेवा सत्कार कैसे होना चाहिए, किसको कौन सी वस्तु चाहिए, तो इसका मैनेजमेंट आपके घर से ही होता है। इस वजह से इसका आपको राइट आंसर क्या है, घरेलू प्रबंध। आइए, तो आपको लिखा भी है कि अर्थशास्त्र यूनानी भाषा से आपको लिया गया है, और ये जिस भाषा से इसकी उत्पत्ति तो होती है ओइकोनोमिया, और इसका तात्पर्य आपको घरेलू प्रबंध से होता है। ठीक है, आपको देखिए इसकी जो स्लाइड है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो इसकी स्लाइड है, आपको जो शिक्षित आजमगढ़ टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, शिक्षित आजमगढ़ टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर सर्च मारेंगे, इसकी स्लाइड आपको वहां पे मिल जाएगी। बट यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसके पीडीएफ का देखिए, मैं स्टार्टिंग के 10 लेक्चर का इसका पीडीएफ आपको फ्री में डाल दूंगा। लेकिन 10 लेक्चर के बाद यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ऑलरेडी ये पेड है,
वीडियोस फ्री हैं, तो उसके लिए जो आपको अमाउंट है वो 499 रुपये भेजने पड़ेंगे आपको। मैं आपको लिंक बता दूंगा, फिलहाल ये बात की बात है। आप तब तक के लिए एंजॉय करिए, आपको 10 जो PDF मिलेंगे और स्लाइड मिलेंगे उनकी क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। आइए चलते आगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहली बात वो सब्जेक्ट क्या है, दूसरी जो चीज़ है कि ये सब्जेक्ट की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तीसरी बात उसके पापा कौन है। ठीक है, तो इकोनॉमी जो आधुनिक इकोनॉमी पढ़ते हैं उसके पापा एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम में कि वेल्थ ऑफ नेशन किस बंदे ने लिखी है, एडम स्मिथ ने लिखी। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी क्रियाएं चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो आप जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में 2 टाइप की क्रिया होती हैं। एक तो होता है आर्थिक, ठीक है, आर्थिक क्रिया होती है। इस आर्थिक क्रिया में आपको किसकी भूमिका होगी, मुद्रा की भूमिका होती है। बिना मुद्रा के कोई काम होगा नहीं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कोई भी टीचर विश्व का फ्री में आपको नहीं पढ़ाता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, पैसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा तो पढ़ाएगा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये किस प्रकार की क्रिया, आर्थिक क्रिया है ना। यूट्यूब कुछ ना कुछ मुझे देगा या मैं कोई पेड कोर्स चलाऊंगा तो उससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं। तो इकोनॉमी में क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक होती हैं, दूसरा आपको क्या होता है, गैर आर्थिक होती है ना, गैर आर्थिक होती है, इस बात को समझिएगा। तो जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं इसमें मुद्रा की भूमिका होती है और ये आपको जीडीपी में, ये आपको जीडीपी में क्या होता है, ऐड होता है। इसके एग्जांपल जैसे डॉक्टर, मैं हो गया, ये चीज। गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जहां पर आपका मुद्रा की कोई भी भूमिका नहीं होती, मुद्रा की कोई भी भूमिका नहीं होती है और ये जीडीपी में आपको नहीं ऐड होता, नहीं जुड़ता। ये आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। जैसे आपकी मदर या हमारी माँ, हम लोग उनका सेवा सत्कार करते हैं, पैर को दबाते हैं तो हमको क्या मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो क्या आप किसी प्रेशर में आके करते हैं क्या नहीं, माँ मैं तुम्हारा 10 मिनट पैर दबा रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपये दो, ऐसा नहीं करते ना, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ें, मतलब वो चीज़ें हैं जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो पैसों को लेकर नहीं है ना, पैसों को नहीं है, वो रिलेशनशिप आपको ट्रस्ट पे चलता है। तो ऐसा क्यों परफॉर्म करते हैं, तो इस तरीके की क्रियाएं जहाँ पे पैसे का कोई भी रोल नहीं है वो क्रियाएं क्या है, गैर आर्थिक, और जहाँ पे पैसे की भूमिका है वो आपको आर्थिक क्रियाएं हैं। तो डॉक्टर के बारे में लिखा चिकित्सालय में, तो चिकित्सा आपको होगी तो किस प्रकार की क्रिया है, आर्थिक, क्योंकि डॉक्टर बिना पैसे लिए इलाज आपको नहीं करेगा। तो आपको लिखा भी है कि अर्थशास्त्र में क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा की भूमिका होती है, यह जीडीपी में जुड़ता है। वहीं गैर आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा की भूमिका नहीं होती है और यह जीडीपी में नहीं जुड़ता है। आगे चलिए, इनमें से कौन सा कार्य अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा आपको सामाजिक क्रियाएं, क्योंकि व्यापार पैसे से होगा, सरकारी चिकित्सक पैसे लेकर ही वो इलाज करेगा, सरकार ही भले दे। सरकारी टीचर भी वो सरकार से पैसे लेता तभी पढ़ाता, वो आपको कोई फ्री में नहीं पढ़ाता। आ जाइए, उसके बाद आगे आएंगे, निम्न में से कौन सा आर्थिकेतर, आर्थिकेतर का तात्पर्य है कि जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे माता की सेवा दिखाई दे रही होगी, क्योंकि माता की सेवा आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। बाकी डॉक्टर आपको जो सर्विस देगा उसके पैसे लेता है, अध्यापक जो सर्विस देगा उसके पैसे लेगा, बैंकर जो आपको सर्विस देगा उसके पैसे लेगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करता है। ठीक है, जब आप इकोनॉमी को एक देश के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, पूरी जनसंख्या को टोटल करके पढ़ते हैं कि आपके देश में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, पूरे इकोनॉमिक के क्षेत्र को पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन जब आप उसी को एक नैरो एंगल में पढ़ते हैं कि फैमिली का खर्चा कितना, एक परिवार का खर्चा कितना है, मेरा खर्चा कितना है, तो उसको बोलते हैं आप क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे व्यष्टि में आप जो इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पे होता है ना, और समष्टि में क्या होता है, इसमें आप अध्ययन देश के स्तर पे करते हैं, देश के स्तर पे करते हैं। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपको चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसा कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बैंकिंग इत्यादि। आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा है,
तो ये आपको लिखा है जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने लिखा है। ये भाई साहब क्या है, ये आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं। ये जस्ट आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी स्लाइड के बाद है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट प्लस पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक मतलब जो आपको निजी और आपको जो सार्वजनिक क्षेत्र है, मतलब कुछ सरकार काम करेगी, कुछ निजी लोग काम करेंगे। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सरकार और प्राइवेट लोग दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उस इकोनॉमी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके जनक कौन रहे हैं? जॉन मेनार्ड कीन्स रहे हैं, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स रहे हैं। आगे चलिए, अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित है, जिसमें पैसे का रोल नहीं होता है? तो ये आपको है पारंपरिक अर्थव्यवस्था। इस बात को याद रखिएगा, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। अब आइए इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें कि हमारी इकोनॉमी में 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है: पारंपरिक अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, आइए चलिए, आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है पारंपरिक अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमी कैसे होती है? इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कोई भी भूमिका नहीं होती है। जैसा कि पाषाण काल में मुद्रा आपको नहीं खोजी गई थी, तो लोग सामान के बदले सामान देंगे ही, लेकिन जैसे जैसे पैसों का इन्वेंशन हुआ तो ये आपको वर्तमान में खत्म हो गया, क्योंकि इसका कोई मकसद आपको दिखाई नहीं देगा। सामान के बदले आप सामान लेंगे तो कई सारे कार्य करने में आपको कठिनाइयां होने लगेंगी। आइए, अगला है उदारवादी व्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? आपको एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि उदारवादी बेसिकली इसमें निजी सेक्टर के लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग आपको कार्य करते हैं। अधिकतर डिसीजन प्राइवेट के द्वारा लिया जाता है, सरकार का इसमें कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो आपको बोल रहा है कि इसके अंतर्गत बाजार पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम अहस्तक्षेप के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अहस्तक्षेप के सिद्धांत के नाम से कौन सी इकोनॉमी फेमस है? तो उदारवादी। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें सरकार में बाजार आपको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। आगे बोल रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति, मतलब जो मार्केट में कोई भी वस्तु है जिसकी मांग हो रही है और उसकी आपूर्ति किसके हाथों में होती है? निजी क्षेत्रों के हाथों में होती है। इसका मतलब मैंने आपके जो क्वेश्चन है, सॉरी मच्छर है, ठीक है, जो मैंने आपके क्वेश्चन सेट कर रखे हैं वो इस फॉर्मेट में है कि ये एज अ टेस्ट सीरीज है। यदि आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये इकोनॉमी क्या बोलती है? जनक याद रखिएगा एडम स्मिथ। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, जिसको हम अहस्तक्षेप के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सारा प्रोडक्शन, कितना उत्पादन करना है, मांग आपूर्ति, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में होती है। इसके एग्जाम्पल देखें कि अमेरिका, क्यूबा और यूरोपियन देश इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, जैसे कमियां स्टार्ट होती है उसी प्रकार से आपको खोज भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं आपको कार्ल मार्क्स हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें टोटल जितने भी आपको नियम होंगे वो कौन लेगी? सरकार लेगी। इसकी शुरुआत चीन और रूस ने किया था। यदि प्रथम देश पूछेगा तो आपको रूस है। इस बात को आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। आगे चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो फिर से जैसे आपको पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था, उसके जनक कौन है? आपको एडम स्मिथ। समाजवादी कार्ल मार्क्स और मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको जॉन मेनार्ड कीन्स, ये पीछे भी बता चुका हूं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे है उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो इसका क्या है? पूंजीवादी इसका नाम है। इसका मतलब पीछे का एक स्लाइड आपने पढ़ा तो कम से कम अगला 8-9 प्रश्न आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा लेजर फेयर या अहस्तक्षेप के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? इसका मतलब लेजर फेयर, एक और नाम आपको मिल गया अहस्तक्षेप का। इसका तात्पर्य होता है कि सरकार मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये आपको किस में होता है? उदारवादी, या इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी होती है, मतलब जो बाजार पे आधारित होती है, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है? तो ये कौन सा है? आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत ने समाज का समाजवादी रूप लाने के लिए, ठीक है, को अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया। तो सिंपल सा पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी का आपको जो अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार का है। तो आप इस क्वेश्चन में भ्रमित हो सकते हैं कि समाजवादी यार अपनाया,
ठीक है। तो समाजवादी नहीं अपनाया है, ये मिश्रित अपनाया है। किंतु जो आपको 1947 से लेकर 1991 तक जो डिसीजन होते थे वो अधिकतर सरकार लेती थी। ठीक है, सरकार मतलब क्या कि आपको गवर्नमेंट अगर मैक्सिमम डिसीजन ले रही है तो इसका मतलब कि समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा है। किंतु प्राइवेट सेक्टर भी हमारे देश में थे, तो दोनों मिक्सअप थे। ठीक है, ये चीज आगे देखेंगे, दोनों मिक्सअप थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि समाजवादी की तरफ थे। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। किंतु जो आपको 1947 तक, ठीक है, 1947 तक हमारा, 1947 से लेकर 1991 तक हमारा जो झुकाव था ये आपको किधर था, समाजवाद की तरफ, है ना, समाजवाद की तरफ। बट हमको कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लॉस होने लगा। हमारे पास 1991 में पैसे नहीं थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई। हमारे पास अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 5 दिन के पैसे थे, तो हमको एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा। अभी एलपीजी रिफॉर्म क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने 1991 में आपको किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चुनी, वो अर्थव्यवस्था आपको आ गई पूंजीवादी, है ना, प्राइवेट की तरफ हम बढ़ने लगे। जैसे आप देखते होंगे आज के टाइम पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, अधिकतर चीज़ों को प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आज का नहीं है, ये पहले का ही है 1991 में। चूंकि सरकार इसको इस समय ज़्यादा तेजी से लागू कर रही है, इस वजह से थोड़ा सा हमको क्या लगता है, बुरा लगता है। आगे चलिए, भारत में किस तरीके की अर्थव्यवस्था है, तो जस्ट पीछे वाला मिश्रित। आपको किसी भी कंडीशन में इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत घुमा के पूछेगा, लेकिन इसका राइट आंसर आपको होगा मिश्रित। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है, व्यक्ति मतलब प्राइवेट पर्सन की भी रक्षा करता है, मिश्रित इकोनॉमी है। राज्य की रक्षा करता है मतलब सरकार की भी रक्षा करता है। इसका मतलब इसमें जो सही आंसर होगा वो आपको सी वाला होगा। ठीक है, आगे आइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होता है, कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। ठीक है, आ जाइए, किसके द्वारा होगा, मांग और आपूर्ति के द्वारा होगा। जितना डिमांड होगा उसी हिसाब से आपको उस चीज की प्राइस आपको क्या की जाएगी, तय की जाएगी। आगे आइए, इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे कंट्रोल गवर्नमेंट का कम हो, ये कौन सी है आपको, उदारवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी है, उदारवादी। आगे आइए, भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो समाजवादी, है ना, चाइना बताया था समाजवादी। आपको रूस आ गया, आ जाइए। अच्छा, आपको एक प्रश्न है कि वो कौन सा देश है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वो कौन सा देश है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले अपनाया। मैं आंसर भी बता दे रहा हूं, 1954 में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया, फ्रांस ने। फ्रांस अपनाने वाला ये पहला देश है। ठीक है, तो कहीं कहीं आप इसको लिखते भी रहेंगे, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा। फ्री में आपको स्टार्टिंग के जो 10 लेक्चर हैं उसके पीडीएफ आपको इकोनॉमी के फ्री में मिल जाएंगे, आप जाके निकलवा लीजिएगा। कहीं पर आपको लगेगा कि मुझे कुछ पॉइंट लिखना है, तो इस तरीके से वो डिजाइन है कि आप 2-3 पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं। आगे चलिए, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो आपको आयात होता है ना ही निर्यात होता है। ठीक है, ये चीज है। और खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहां पर आयात और निर्यात दोनों होता है। अब चलिए इसको पढ़ते ढंग से। मैंने बताया था कि एलपीजी रिफॉर्म के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो आगे बोल रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों होता है। भारत ने 1947 से लेकर 1991 के मध्य बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया। बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्या कि हम ना तो दूसरे देशों के संग बहुत आयात करते थे ना निर्यात करते थे। इसी वजह से विदेशी सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा आ नहीं पाते थे, क्योंकि हमको डर लगा रहता था। जैसे अंग्रेज क्या आए थे भाई, 16 ईस्वी में अंग्रेज आए थे हमारे संग व्यापार करने के लिए। अब जब व्यापार करने के लिए आए थे तो वो प्राइवेट सेक्टर के थे। हमारे राजा महाराजा ने उनके संग व्यापार किया, लेकिन व्यापार में कहीं ना कहीं हमारे राजा महाराजा हार गए, कर्जा लद गया, तो उसके चलते उनको जमीनें बेचनी पड़ी और गुलाम हो गए। यही डर आपको 1947 में इंडिया को सताने लगा, क्योंकि अगर हम व्यापार करने जा रहे हैं तो किसके संग, यूके यूएसए के संग। वो हमसे आपको पैसे में आगे हैं, पावर में आगे हैं, उनके पास इंडस्ट्री है, हम हाथों से चीज़ें बनाते हैं। वो पता चले कि एक मशीन से आपको 1000 जींस का पैंट बना देंगे, और हमारे पास 1000 मजदूर लग के हम 100 भी जींस का पैंट नहीं बना सकते। इसी वजह से हम डरते थे। तो हमने स्टार्टिंग में 1947 से लेकर 91 तक बंद अर्थव्यवस्था अपनाया कि दोबारा हम गुलाम ना हो जाए। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आयात निर्यात स्टार्ट करो। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आपको 1991 में हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस मतलब पैसा, पेमेंट भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे, 5 दिन के पास पैसे थे। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आप कुछ भी तेल मंगाते हो, क्रूड ऑयल मंगाते हो, कच्चा माल मंगाते हो, तो आपको पैसे देने पड़ते थे। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इकोनॉमी ठप पड़ गई थी। तो हमने क्या लाया, 1991 में आपको एलपीजी रिफॉर्म लाया। और एलपीजी रिफॉर्म
आपको ये बताता है कि हम किधर बढ़े हैं, खुली अर्थव्यवस्था, मतलब हम आयात और निर्यात कर रहे हैं। और आयात और निर्यात के लिए एक शब्द स्टैंड होता है यहाँ पे जी। जी मतलब क्या है, आपको ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, मतलब इस समय हम लोग आयात भी करते हैं निर्यात भी करते हैं। चलिए, तो 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलपीजी रिफॉर्म का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, जहां पर लिबरलाइजेशन का तात्पर्य ये है, उदारवादी से है। उदारवादी मतलब क्या, इसका अर्थ ये है कि हमें व्यापार आसान करने के लिए लाइसेंस राज को सीमित करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप 1991 से पहले जाएंगे तो आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेने में बहुत टाइम लग गया। जैसे मुझे अगर कोई कोचिंग खोलना है या कोई इंडस्ट्री खोलना है तो पता चला कि बिजली का कनेक्शन ही 2 साल बाद मिल रहा है, तो क्या मैं इंडस्ट्री स्टार्ट करूंगा? नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे बोल रहा है कि लिबरलाइजेशन, आप अपने लाइसेंस की पॉलिसी को ईजी करिए ताकि कोई भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको हर चीज़, जमीन से लेके मार्केट से लेके हर चीज़ में उसको कोई कठिनाई आपको होना। अगला बोल रहा है इसमें कि आगे बोल रहा है लाइसेंस राज को सीमित करना होगा। वहीं पर प्राइवेटाइजेशन का तात्पर्य निजीकरण से है, जिसके अंतर्गत घाटे में चल रही सरकारी संस्थाओं को निजी क्षेत्र वाले, ठीक है, सरकारी संस्थाओं को निजी क्षेत्र के हवाले करने से है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी घाटे में उल्टा बोल रहा हूं, अगर कोई सरकारी कंपनी घाटे में चल रही है, कोई भी सरकारी कंपनी या जल निगम हो गई या उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी आपको हो गया, तो अगर वो कंपनी आपको घाटे में चल रही है तो उसको निजी सेक्टर की तरफ दे देना, ठीक है, इसका ये मतलब है। ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य वैश्वीकरण से है, मतलब यही खुली अर्थव्यवस्था से, जिसके अंतर्गत भारत को बंद अर्थव्यवस्था से किधर गमन करना है, खुली अर्थव्यवस्था की तरफ। इसका मतलब कि यह स्लाइड इस प्रकार से मैंने तैयार करवाया है कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पूरी व्याख्या के संग पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं? तो आपको मिश्रित, मैं अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, नियर अबाउट आपको 20,000 प्लस एमसीक्यू करवा दूंगा आरओ के पेपर से पहले। किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में जो कीमत तंत्र होता है, मतलब प्राइवेटाइजेशन वाली बात कर रहा है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है इसमें कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में से किस एक की ओर संकेत करता है? ये संकेत कर रहा है कि जितना मांग होगा उतना आपूर्ति होगी के दबाव में अन्योन्य क्रियाओं को ये क्या करता है, दर्शाता है। इसका राइट आंसर आपको ये होगा, है ना। आगे चलिए, अगला है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपको अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के संग संग निजी क्षेत्र का समावेशन हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी वाला। आइए चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी रिपोर्ट में अल्प विकसित देशों को किससे संबोधित करता है? तो अल्प विकसित देश को अल्प विकसित से संबंधित करेगा, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। आगे आइए, आपको निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले देश को अल्प विकसित देशों में रखा गया है? अल्प विकसित मतलब बहुत डेवलप ना हो, जहां पे गरीबी ज्यादा हो, कमजोर मानव संसाधन हो, आर्थिक भेदता हो, मतलब कोई 1 करोड़ कमा रहा है, दूसरा 10 रुपए भी नहीं कमा रहा है। तो उपरोक्त सभी, अगर ये तीनों कंडीशन किसी देश में आती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्प विकसित देश बोलेंगे। ये आपके पूछ सकता है आरओ में। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो चैप्टर एमसीक्यू के माध्यम से कवर होगा उसको लेके चलूंगा, उसमें आपको लेक्चरबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको लेक्चर वाली स्लाइड वहां पे दूंगा जिस चैप्टर की आवश्यकता होगी, ताकि आपका कोर्स टू द पॉइंट सही समय पर क्या हो सके, खत्म हो सके। आइए चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको 4 वर्गों में। विश्व बैंक मानता यह है कि जो आप इनकम के आधार पे 4 वर्ग होते हैं, ठीक है। एक होता है निम्न आय, जैसे इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसका आंसर यहीं लिख लेंगे पीडीएफ के बगल में, ठीक है। निम्न आय वाली इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा आपको है निम्न मध्यम आय वाली इकोनॉमी, है ना। अगला आपको है उच्च मध्यम आय वाली इकोनॉमी, और जो चौथा है ये उच्च आय वाली इकोनॉमी। तो ये 4 कैटेगरी में बांटता है। तो आपको याद करना होगा, तो कैसे याद करेंगे? ये देखिए ऊपर के स्टार्टिंग में 2 में निम्न लगा है और नीचे 2 में उच्च लगा है, ठीक है। ये चीज़ें, बाकी मध्यम 1 में आपको रहेगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे चलिए, ये पढ़ लीजिएगा आराम से। विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का आधार क्या है?
ठीक है, आधार क्या है ये आपको बताना है। तो अगर वर्ल्ड बैंक ने किसी को बांटा है कि भाई हम ये बांट रहे हैं कि भाई तुमको कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी है, तो ये आपको क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे कौन सा देश कितना पावरफुल है खरीदने में, ठीक है, ये चीज़ है। वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों ही आपको डिवाइड करते हैं। तो आपको इस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी जो है वो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आपको चाइना और अमेरिका को के बाद, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आपको अमेरिका आता है, फिर चाइना आता है, तत्पश्चात आपको आता है इंडियन इकोनॉमी, जहां पे हमारी क्रय क्षमता मतलब विश्व में सबसे ज्यादा मार्केटिंग, सबसे ज्यादा खरीदने वाली इकोनॉमी जो है वो इंडियन इकोनॉमी। हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, परचेज करते हैं, भले इनकम ना हो। अब आइए, वर्ष 2023 में विश्व बैंक के वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं इनकी अधिकतम सीमा कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको सभी नहीं याद रखने हैं, क्योंकि इसमें मैंने 4 कैटेगरी बताया है, निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय। उसमें सबसे गरीब जो होंगे, मतलब ये पूछ रहा है कि जो सबसे गरीब देश हैं वो कैसे मानेंगे कि भाई वो गरीब हैं, तो अगर वो बंदे आपको $1045 कमा रहे हैं, इसका मतलब माना जाएगा कि वो क्या है, गरीब हैं। ये आपको एनुअल दिखा रहा है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत आपको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, इसके लिए लक्ष्य इसने कौन से वर्ष में रखा है, तो आपको ये 2025 में रखा है। कब रखा है? आपको 2025 में रखा है, ठीक। आइए, क्रय शक्ति के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो आपको कौन सी हैं, ये चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। आ जाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को उत्पादन की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 1 मिनट, ये मक्खी आ जा रही है आपको। 3 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, क्योंकि आज का लास्ट प्रश्न है। तो 3 क्षेत्र इसके कौन कौन से इकोनॉमी के? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा है आपको द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, ये 3 सेक्टर ही मिलके वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। 3 सेक्टर ही मिलके वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। आइए देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था को उत्पादन की दृष्टि से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो संसाधन है, जो भी उत्पादन हम करते हैं, इसका जो रिसोर्स होगा वो प्राकृतिक संसाधन होंगे, इसका प्रत्यक्ष तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता को क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को अधिकतर हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक प्रश्न है, आज के टाइम पे नहीं पूछता है। अब आइए, द्वितीय क्षेत्र के अंदर इकोनॉमी में क्या होता है कि जो कच्चा माल आपने निकाला है उसको सेकेंडरी सेक्टर में आप क्या करते हैं? इंड्यूस कर देते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मुर्गी ने कच्चा अंडा दिया, तो अंडा क्या? कच्चा माल है, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन आपने एक ठेला खोला, ठेले पे ऑमलेट बना दिया, तब वो ऑमलेट तो प्राकृतिक नहीं है ना, आपने मॉडिफाइड करके, रेडीमेड करके आपने खाने योग्य बना दिया। तो आपको चूंकि द्वितीय क्षेत्र को हम लोग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं कि इंडस्ट्री इसके अंदर ही आती है, ठीक है, ये चीज है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर औद्योगिकरण तरीके से उसकी आपूर्ति बाजार में की जाती है ना। तो कच्चा माल जो भी उठाएंगे प्राथमिक क्षेत्र से, चाहे अंडा उठाएं, चाहे गेहूं उठाएं, इन सबको इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे, रेडीमेड करके मार्केट में बेचेंगे, और ये डायरेक्ट रेडी टू ईट होगा, कंज्यूम होगा, कस्टमर इसका क्या करेगा? उपयोग करेगा। इसमें कार्य करने वाले कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर। पहले वाले में आपको रेड कॉलर, ठीक है, प्रथम वाले में। आज ही आगे अगला है द्वितीय तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र में क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये जो क्षेत्र होता है कि भाई प्राथमिक और प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में ये सहायक होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मैं कहूं कि ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल निकालना है, गेहूं, तो गेहूं के लिए किसान को भिड़ाना पड़ेगा ना, तो किसान कोई आइटम बेच रहा है क्या? नहीं, सेवा दे रहा है, सर्विस, जिसको आप टच नहीं कर सकते, है ना बात को। उसी प्रकार से इंडस्ट्री में कोई डाबर वाला केस तेल की कंपनी में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है जो कि ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है, तो क्या वो कोई आइटम बेच रहा है क्या? सामान बेच रहा है क्या? आंसर इज नो, बस वो सेवा दे रहा है, उसकी सेवा सर्विस की वजह से डाबर वाला केस तेल आपको बन पा रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है कि तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पे ये प्रथम और द्वितीयक में सहायक होते हैं, इनको सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। इसमें काम करने वाले कार्यकर्ता को व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है, ठीक है, व्हाइट कॉलर नाम के जाना जाता है। उसी के संग याद रखिएगा कि अगर सेवा क्षेत्र में आपको जो भी लोग घर के अंदर काम करते हैं, घरों के अंदर कोई नर्स है, कोई दाई है, ठीक है, तो उनको पिंक कॉलर जॉब के नाम से बोला जाता है, ये चीज़ है। तो आज का ये मेरा
टोटल 30 क्वेश्चन, और ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अब कल की डेट में हम लोग इसी चीज़ को, इस चीज़ मतलब क्या कि जो आपको प्राथमिक क्षेत्र है, जिससे बहुत पूछता है, आपको जो प्राथमिक क्षेत्र है ये द्वितीयक क्षेत्र है और ये तृतीयक तीसरा क्षेत्र है, इसके अंदर किस किस कैटेगरी की वस्तुओं को रखा गया, किस प्रकार की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे आपको क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की आपकी संरचना, इसकी विशेषता क्या है, उसी के संग संग जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्या है कल की डेट में। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको छोटा लगा होगा, टू द पॉइंट लगा होगा और एग्जाम ओरिएंटेड है, आपका नो वेस्टेज ऑफ टाइम आपको क्लियर महसूस हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।